हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कूलाम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर फॉर्म बेटा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कूलाम्स लॉ का सिंपल फॉर्म पढ़ा था, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमको ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ने की जरूरत पड़ी थी। देखो बेटा, जब आपने कूलाम्स लॉ का सिंपल फॉर्म पढ़ा तो आपने कहा ये दोनों चार्ज बॉडीज हैं और इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच की डिस्टेंस आपको पता थी। ये दोनों चार्ज बॉडीज के बीच की डिस्टेंस आपको पता थी, तो आपने इसका मैग्नीट्यूड सिंपल फॉर्म से पढ़ लिया और जब आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा तो वहां पे भी आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पढ़ लिया। लेकिन मान लो अगर इनके बीच की डिस्टेंस आपको ना पता हो और इनकी डिस्टेंस किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको पता हो, जैसे मान लो ये एक चार्ज बॉडी है Q1, ये एक चार्ज बॉडी है Q2। अब इनके आपस में के बीच की डिस्टेंस क्या है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि इस बॉडी की डिस्टेंस मुझसे 10 मीटर है, इस बॉडी की डिस्टेंस मुझसे कितनी है 20 मीटर है, ये आपको पता है। तो अब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर इनकी पोजीशन आपको पता हो तो क्या आप इनके बीच में फोर्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? पोजीशन वेक्टर फॉर्म से। कैसे बेटा? पोजीशन वेक्टर फॉर्म से। चलिए देखते हैं। उसके लिए बेटा हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। क्या लेंगे बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा वाई एक्सिस। ये एक पॉइंट है ए। क्या है पॉइंट ए? इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है बेटा Q1, ठीक है। और ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बेटा जो पोजीशन वेक्टर है वो बेटा R1 वेक्टर है। कितनी है? R1 वेक्टर। अच्छा, एक दूसरा चार्ज है ये बी पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है? बी पॉइंट पे। इस पे जो बेटा चार्ज है वो Q2 रखा गया है और इसकी पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी है बेटा? R2 वेक्टर है। कितनी है? R2 वेक्टर है। अब देखो, क्या इनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन आपको यह पता है कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या है ये आपको पता है। तो आप इसके हेल्प से इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे। अगर ये दोनों बेटा लाइक चार्जेस हैं, क्या है? लाइक चार्जेस, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली बॉडी इस पे धक्का लगाएगी बेटा ऐसे करके, बोलो हाँ है ना। किस बॉडी पे फोर्स लग रहा है? बी बॉडी पे। कौन लगा रहा है? ए बॉडी। तो आपने कहा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी बॉडी पे फोर्स लगा, कौन लगाया? ए बॉडी। तो ये फोर्स निकला है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे ये पेन है, इस पेन पे आपने फोर्स लगाया तो आपने कहा फोर्स लगा पेन पे मेरी वजह से। अब ये जो फोर्स लगा है इस पेन पे, इसका डायरेक्शन कहां से है? तो मेरी बॉडी से इसकी तरफ जा रहा है ना। उसी तरीके से इस पे जो ये फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कहां है? ए से बी की तरफ है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए बी यूनिट कैप हो जाएगा। इतनी बात समझ में? तो अब हम लोग बेटा इस एफ बी ए फोर्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो, ये इसकी पोजीशन वेक्टर थी, तो अब हम एफ बी ए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बेटा एफ बी ए बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ क्या होगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? ए बी है ना। क्या है? ए बी है ना। तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। बेटा ध्यान से समझना, चाहे मैं ए बी लिखूं, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं, और चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी वेक्टर और मॉड लगा दूं। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में आप ये लाइन ऐसे लगाते हो इसको मॉड कहते हैं। अगर ये आप लगा देते हो तो बेटा ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड। तो सेम चीज है। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड निकल आया और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, ए बी यूनिट कैप। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब आपने इसको सॉल्व किया, ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर इनटू। अब देखो, आपने क्लास 11 में यूनिट वेक्टर पढ़ा था। ए यूनिट कैप इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये क्लास 11 में यूनिट वेक्टर है। तो इसको इससे सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ये हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे बेटा, क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो ए बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू ए बी वेक्टर मॉड।
बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो ये बनके क्या बन जाएगा ए बी वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू ए बी वेक्टर। ये बेटा मैग्नीट्यूड निकला इतना पोर्शन, और ये क्या निकला डायरेक्शन इस फोर्स का। अब हम ये ए बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लें। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जब आप ये ए बी की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो आप ट्रायंगल लोगे ओ, देखो कहां से वेक्टर चल रहा है इस फोर्स के लिए, ओ से ए, ये एरो बना है ना, तो ओ से ए गए, ए से बी गए, तो ट्रायंगल क्या आया ओ ए बी आया। क्या है ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो सिर्फ आपको इस वेक्टर का जो एरो लगा है उसको फॉलो करना है। देखो ये क्या बन जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा ओ बी वेक्टर। किसके बराबर आ जाएगा ओ बी वेक्टर। यहां से ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालो तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ बी वेक्टर, ये इधर चला जाएगा माइनस ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, देखो पोजीशन, इसकी पोजीशन वेक्टर लिख दो। ओ बी वेक्टर की पोजीशन क्या है आर टू वेक्टर, क्या है बेटा आर टू वेक्टर, माइनस ओ ए की पोजीशन वेक्टर क्या है आर वन वेक्टर है। अब बेटा इस ए बी वेक्टर की वैल्यू इनमें रख दो। देखो ये क्या बन जाएगा एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए बी वेक्टर, ये रख दो मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। ये आया बेटा मैग्नीट्यूड, क्या आया मैग्नीट्यूड, इनटू डायरेक्शन रख दो, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या आया बेटा, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आ गया। ये क्या कहलाएगा बेटा, इतना पोर्शन बेटा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और इतना पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा डायरेक्शन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा आपने ये निकाल लिया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाल लिया। अब बेटा ये वाली बॉडी इस पे भी तो फोर्स लगा रही होगी, देखो ये वाली बॉडी पॉजिटिव, अब इस एरो को ऐसे भूल जाओ। अब देखो अब ये बी बॉडी इस पे फोर्स लगा रही ना, तो आप क्या कहोगे ए बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है बी बॉडी। जैसे ये पेन था उससे पहले हम इस पे फोर्स लगा रहे थे, अब ये हम पे फोर्स लगा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि मुझ पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, पेन की वजह से। इसी तरीके से ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हो गया। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहां से फोर्स ऐसे करके चला ना, तो बी बॉडी से फोर्स ए बॉडी की तरफ जा रहा है ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बी ए यूनिट कैप। अब देखो बेटा, अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कूलॉम्स लॉ से इसको निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर ना बेटा, तो डिस्टेंस क्या है ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर। जैसे यहां पे आपने लिखा था ना, बोलो हाँ सॉरी बी ए वेक्टर, क्या हो जाएगा बेटा बी ए वेक्टर, यह है ना बी ए वेक्टर। तो इसका अब जैसे यहां लिखा था, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बी ए इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो मॉड ऑफ बी ए वेक्टर। मैंने क्या बोला था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में मॉड लगा दो तो क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड, ये फिर क्या बन गया मैग्नीट्यूड बन गया। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इनटू इसका डायरेक्शन क्या होगा बी ए यूनिट कैप। इसको बेटा और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ बी ए वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू वही यूनिट कैप का फॉर्मूला बी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी ए वेक्टर। ये बन गया। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो बी ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बी ए वेक्टर का मॉड, ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा बी ए वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू बी ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड आया बेटा, ये क्या आया डायरेक्शन। अब हम बी ए वेक्टर की वैल्यू निकाल लें, तो देखो बी से ए की वैल्यू निकालने के लिए, बी ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, फिर आप ट्रायंगल लोगे। अब कहां से कहां, ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे गया था ना, अब देखो ओ से ए से बी, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा बेटा ओ बी ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा ओ बी ए। जब ट्रायंगल ओ बी ए बना तो केवल आपको एरो को फॉलो करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर हो जाएगा। आपको किसको निकालने वाली बी ए वेक्टर की निकालनी है, तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी
वेक्टर, तो बी ए वेक्टर की बेटा वैल्यू क्या आई, ओ ए वेक्टर की पोजीशन देखो क्या है बेटा, R1 वेक्टर है, क्या है R1 वेक्टर, माइनस ओ बी वेक्टर की क्या है बेटा R2 वेक्टर है। अब इसकी वैल्यू बेटा इसमें पुट करो, जैसे ही आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बेटा क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखो बी ए वेक्टर है ना, तो बी ए वेक्टर की वैल्यू इसमें रखो, तो मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ R2 वेक्टर का क्यूब, ये आ गया डॉट। अब इसके डायरेक्शन देखो बी ए वेक्टर, तो क्या आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये क्या निकला बेटा, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकला, जिसमें ये वैल्यू क्या कहलाई, ये बेटा वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाई, क्या कहलाई, मैग्नीट्यूड कहलाई, और ये वैल्यू क्या कहलाई बेटा, डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा ये क्या था, ये कूलॉम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर फॉर्म था, क्या था, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि जब आप कूलॉम्स लॉ का सिंपल फॉर्म पढ़ चुके हो, जब आप कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हो, तो हमको ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, हमको इसके पोजीशन वेक्टर फॉर्म की पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कूलॉम्स लॉ सिंपल फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, दोनों में आप दोनों के इस दोनों चार्ज के बीच की वैल्यू पता थी कि कितनी दूर रखे गए, लेकिन मान लो ये कितनी दूर रखे गए ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये दोनों चार्जेस किसी पॉइंट से, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी दूर रखे गए ये पता है, तो आप पोजीशन वेक्टर से आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, कुछ भी, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये था बेटा पोजीशन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।